अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी इस दौरान एजेंसी को देने को कहा है। शनिवार दोपहर तक सारी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। पूरे नतीजे ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और छात्रों की पहचान हालांकि सार्वजनिक नहीं होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा में जिस तरह से धांधली की पूरी बात सामने आई थी, 40 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर एनटीए को परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। शनिवार दोपहर तक पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। पूरे नतीजे ऑनलाइन जारी किए जाएं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, चाहे छात्रों की जो पहचान है वो सार्वजनिक ना हो। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा में धांधली को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर पूरी तरह से देश भर में जो छात्र हैं वो आंदोलन को उतर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 40 याचिकाओं को एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुना, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद साफ तौर पर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं आदित्य सिंह का। आदित्य, जिस तरह से नीट परीक्षा धांधली को लेकर लगातार जो मामला है वो गरमाया हुआ है, 40 से ज्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने आज एक साथ सुना। याचिकाओं को सुनने के बाद क्या कुछ निकल कर आया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, क्या कुछ महत्वपूर्ण? देखिए जी, आपको बता दें कि लगातार नीट पेपर लीक मामले पर सियासत और सुनवाई दोनों जारी। सीबीआई भी इस मामले में अपना काम कर रही है। लगभग 13 लोगों की गिरफ्तारी भी बिहार और झारखंड से और साथ ही अलग अलग जगहों से भी हुई है। लेकिन आज का अपडेट ये रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस JB पारदीवाला और उनके साथ एक और जस्टिस मौजूद थे। तो 3 जस्टिस की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और लगभग आपको बता दें कि 38 याचिकाएं जो हैं इस मामले में आई हुई थी, जो री एग्जामिनेशन को लेकर थी। तो हालांकि इस पे सॉलिसिटर जनरल जो मौजूद थे तो उन्होंने तमाम अपनी तरफ से दलीलें रखी और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अंततः ये बात कही कि केंद्रवार तरीके से जो है वो बच्चों के ग्रेस मार्क्स, बच्चों के जो मार्क्स हैं वो जारी किए जाएं, वो भी शनिवार दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया गया एनटीए को कि केंद्रवार तरीके से। और इसमें मुख्य बात यह है कि बच्चों की पहचान को गुप्त रखने की बात कही गई कि बिना नाम के सिर्फ इसमें जो है बच्चों के कितने मार्क्स आए वो केंद्रवार तरीके से, किस केंद्र पर कितने बच्चे थे, उनके कितने मार्क्स आए हैं, बिना नाम के जो है उनकी बच्चों के नाम को गोपनीय रख के ये जारी करने का समय दिया गया एनटीए को, वो भी शनिवार अब 12 बजे तक का। और इसके साथ ही इस मामले में आगे की सुनवाई होने वाली है सोमवार को। जी रिया। हालांकि आदित्य, जिस तरह से लगातार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी थे वो लगातार री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। हालांकि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जामिनेशन को लेकर कुछ भी फैसला नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से एनटीए से जवाब यहां पर मांगे गए हैं परीक्षा केंद्रों को लेकर, ग्रेस मार्क्स को लेकर, क्या माना जाए? अगर धांधली बड़े पैमाने पर सामने आती है तो क्या री एग्जामिनेशन पर विचार यहां पर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए ये अगर बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आती है तो जरूर जो है सुप्रीम कोर्ट री एग्जामिनेशन को कंसिडर कर सकती है। लेकिन अब फिलहाल जो है इसमें लाखों बच्चों का जो है वो री एग्जामिनेशन कराना ये एक जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि करोड़ों का खर्च जो है वो वहन करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ कहना था यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी उसमें कहना था कि जो ब्रीच हुआ है तो कहीं बिहार और झारखंड कुछ एक केंद्रों पर ब्रीच हुआ है और बीच में री एग्जामिनेशन भी हुआ था कुछ बच्चों का, जो कि परीक्षा देने उसमें कई बच्चे पहुंचे नहीं थे। आधे से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने जो री एग्जामिनेशन बीच में हुआ था उसमें पहुंचे नहीं थे। हालांकि जो कुछ जिन केंद्रों पर जो है बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए हैं, जो टॉप 100 के बच्चे हैं, तो उनकी री एग्जामिनेशन की बात भी सामने आ रही है। खबरें ऐसी कि उनका री एग्जामिनेशन हो सकता है, लेकिन पूरे देश भर के तमाम छात्रों का री एग्जामिनेशन फिर से कराना एक जटिल प्रक्रिया है। यानी तो पूरी तरह से अभी री एग्जामिनेशन पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन जिस तरह से आदित्य आपने कहा कि बिहार और झारखंड के कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे थे जहां पर ग्रेस मार्क्स या धांधली की बात सामने आई है, क्या माना जाए? जिस तरह से एनटीए से पूरा ब्यौरा मांगा गया है ऐसे केंद्रों का, ऐसे बच्चों का जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, क्या उनकी फिर से री एग्जामिनेशन की बात यहां पर कुछ?
जी देखिए, बिल्कुल हो सकता है। एक तरफ अगर आप देखें तो पूरे देश में जितने बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी सबका री एग्जामिनेशन कराना, और दूसरी तरफ जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला था या फिर जिन केंद्रों से धांधली की बात आ रही है तो वहां पर री एग्जामिनेशन कराना, दोनों में जो है काफी डिफरेंस है। क्योंकि ये काफी आसान रहेगा कि एक कुछ चुनिंदा केंद्रों पर री एग्जामिनेशन कराए जाएं कुछ चुनिंदा छात्रों के साथ, जब बजाय कि पूरे देश भर के छात्रों के री एग्जामिनेशन कराए जाएं। और इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। पटना में भी, पटना एम्स से भी जो है 4 डॉक्टर को पेपर सॉल्वर के तौर पर भी गिरफ्तार किया गया था। और साथ ही हजारीबाग और पटना जो मुख्य केंद्र है यहाँ पर, तो ये दोनों मुख्य केंद्र थे। तो हो सकता है कि बिहार और झारखंड के कुछ एक केंद्रों पर जो री एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है वो कराई जाए। यानी री एग्जामिनेशन को लेकर यहाँ पर हो सकता है कि जिन केंद्रों में या जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनका री एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करे। बहरहाल एनटीए से ब्यौरा मांगा गया है और उसके बाद संभव है कि बड़ा कुछ निर्णय यहां पर लिया जा सकता है। हालांकि आदित्य, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से पलट गए। 10 से ज्यादा डब्बे पलटने की यहां पर बात सामने आई है। चंडीगढ़ से गोरखपुर ये ट्रेन जा रही थी। दोपहर 2:37 पर यह हादसा होता है। सीएम योगी ने हालांकि हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। घायलों के इलाज को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और मौके पर इस वक्त रेलवे के उच्च अधिकारी मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। तो लगातार आपको बता दें कि राहत बचाव का कार्य जारी है। ये बड़ा रेल हादसा गोंडा में देखने को मिला, जहां चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो जाती है। ओवर स्पीड हादसे का कारण बताया जा रहा है। कई सारे जो डिब्बे हैं, 5 से 10 डिब्बे, वो पटरी से उतर जाते हैं। कुछ लोगों की मौत भी यहां पर हुई है। साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME, वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं, 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। कितने बजे की घटना है और कितनी गाड़ियां हटी? ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच ड्रेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं और राहत बचाव की जो टीमें हैं वो रेलवे की वो साइट पे पहुंच गए हैं। मेडिकल वैन साइट पे पहुंच गई है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ राहत का बचाव का कार्य पूरा किया जाए। किसी के हताहत होने की घटना? अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर, कोई ट्रेनें बाधित है अभी इसको लेकर? हाँ, इसके लिए कुछ ट्रेनों का डायवर्सन हम लोग कर रहे हैं। उसकी सूचना थोड़ी देर में दी जाएगी। जी हाँ, ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में। गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये। जी, बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हालत, पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी, ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये भीषण रेल हादसा देखने को मिला, हालांकि जो वजह बताई जा रही है वो ओवर स्पीडिंग बताई जा रही है, क्या माना जाए, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, यह जो ट्रेन हादसा हुआ है, ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे हैं और आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतरे हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत
की पुष्टि हो चुकी है। आधा 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं और इस हादसे के पीछे अब जांच टीम भी गठित की गई है रेलवे की तरफ से। इस हादसे के पीछे ओवर स्पीड है या किसी की साजिश है या फिर रेलवे ट्रैक में कोई खराबी आ गई थी, इस वजह से यह हादसा हुआ है। इसकी जांच अब रेलवे की तरफ से की जाएगी। फिलहाल अगर बचाव कार्य की बात करें तो राहत कार्य चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है और जो ट्रेन के नीचे दबे लोग हैं उनके शव को बाहर निकाला जा रहा है और साथ ही साथ जो घायल यात्री हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश भी दिए हैं कि घायलों का सही ढंग से उपचार कराया जाए, साथ ही साथ घायलों की समुचित इलाज की व्यवस्था ठीक ढंग से की जाए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का पूरी तरह से संज्ञान लिया है, उच्च अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौके पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें, कितनी एम्बुलेंसेस मौजूद है, किस अस्पताल में, किस नजदीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा है, डॉक्टर्स की क्या कुछ व्यवस्था, मेडिकल टीम की क्या कुछ व्यवस्था? जी बिल्कुल लिया है। इस हादसे को लेकर अगल बगल जिलों की हमारे साथ, ठीक है मोहम्मद आसिफ आपको रोक रहे हैं, हमारे साथ ब्रिजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश पाठक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। ब्रिजेश जी, जिस तरह से पूरा हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जरूरी दिशा निर्देश दे दिए, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है सर? अभी 26 घायल मनकापुर सीएचसी में है और 3 गंभीर रूप से घायल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है जो मेडिकल कॉलेज घोषित हो गया है और 2 लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में उच्च कोटि का इलाज दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। एक यात्री को हम देख रहे हैं, किसी को चोट तो नहीं लगी है। सभी जो इंजर्ड लोग हैं उनको हॉस्पिटल हम ले जा रहे हैं। ब्रिजेश पाठक जी, जिस तरह से आपने बताया व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं, क्या माना जाए? जी ब्रिजेश जी, क्या माना जाए, हादसे की क्या मुख्य वजह निकलकर सामने आ रही है, क्या जांच बैठाई जाएगी? ये रेलवे के ऑफिसर से बताएंगे। हमारे साथ तो प्रथम दृष्टया चुनौती है सभी घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, वो हम सर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है? अब चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर है। ब्रिजेश पाठक जी, क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों को दे पाएंगे? कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की अभी 26 लोग घायल हैं, वो मनकापुर सीएचसी में, 3 सीरियस घायल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। 2 लोगों को मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। ठीक है ब्रिजेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से 2 लोगों की यहां पर मौत की पुष्टि डिप्टी मुख्यमंत्री ने की है, क्या माना जाए रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल लिया, रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, बचाव कार्य में लगी हुई है और स्थानीय स्तर की बात करें तो डीएम एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जो बचाव दल है पूरी तरह से लगा हुआ है। ट्रेन के नीचे कितने लोग फंसे हैं, कितनों की मौत हुई है, अभी यह आंकड़ा सामने नहीं आया है। हालांकि 4 लोगों की मौत की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। फिलहाल अभी ब्रिजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने 2 के मौत की पुष्टि की है, लेकिन यह जो आंकड़ा है गड़बड़ भी सकता है क्योंकि अभी सही आंकड़ा सामने नहीं आया है। ऑपरेशन जारी है तो आंकड़ा जो है बदल भी सकता है। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करें मोहम्मद आसिफ, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है रेस्क्यू ऑपरेशन में और कितना समय लगेगा पूरी तरह से होने में? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इससे पहले हालांकि निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए रेस्क्यू। जी बिल्कुल, बचाव टीम पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अब तेज हो चला है क्योंकि रेलवे की टीम के साथ साथ जो जिला प्रशासन गोंडा की टीम है वो अभी रेस्क्यू में पूरी तरह से मदद कर रही। जो घायल है उन्हें डिब्बे से बाहर निकाला जा रहा है और स्थानीय अस्पताल के साथ साथ जो बहुत ज्यादा सीरियस है उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो अत्यधिक गंभीर है उन्हें राजधानी लखनऊ के ट्रामा सेंटर ले जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से तेज कर दिया गया है। अब इस मामले में अभी तक कितने कितने की मौत हुई है आंकड़ा नहीं आ सका, लेकिन 2 दर्जन से अधिक रेल यात्रियों के घायल होने की पुष्टि भी हो चुकी है और घायलों को समुचित उपचार के लिए
पूरी व्यवस्था कर रहा है, रेलवे प्रशासन भी कर रहा है और साथ साथ स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य। बिल्कुल, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि इसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है उस पर सभी की निगाह है। कितने लोग जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है उस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में यूपी में बीजेपी को हुए भारी नुकसान के बाद से ही उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी हलचल देखने को मिल रही है। बात अफवाहों और सियासी साजिशों से जुड़ी हुई है। पिछले करीब एक हफ्ते से हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। यूपी बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इसके बाद से एक बार फिर यूपी में सियासी बयानों का तूफान जैसा उठा है कि लखनऊ से दिल्ली तक लड़ाई जा पहुंची। मगर एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारों में परिवर्तन की बयार जारी है, तो वहीं इन सब बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सीएम योगी अपने कार्यों में लगे हुए हैं। प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों को कैसे तेजी में लाया जाए, आम लोगों को सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर रोज अपने अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी इन दिनों लगातार विभागों की समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने पिछले करीब 7 दिनों में किन किन विभागों की बैठक की और कार्यक्रम में शामिल होकर इन अफवाहों को खंडित भी किया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से हलचल तेज है, कभी केशव प्रसाद मौर्य, कभी भूपेंद्र सिंह चौधरी, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों और मंथन का दौर जारी है। क्या माना जाए, क्या सब कुछ ठीक है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में? बिल्कुल भैया, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के जब नतीजे आए हैं और उसमें बीजेपी को जिस तरीके से मायूसी उत्तर प्रदेश के अंदर हाथ लगी है, उसके बाद से ही संगठन के अंदर बड़ी जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। और ये हलचल तब और बढ़ जाती है जब कार्य समिति की बैठक में एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य जो है इस बयान को देते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। और उसके फिर बाद वो दिल्ली बुलाए जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाते हैं। इसके अलावा वो जो सीटों की जो हार हुई है उनकी रिपोर्ट जो 16 पन्ने को होती है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपते हैं। और वहां से आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर ट्वीट करके कहते हैं कि जो संगठन है वो सरकार से बड़ा होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट आते हैं उसके बाद माना जाता है कि हलचल काफ़ी तेज है। लेकिन इन सब अफवाहों से, इन सब कयासों से बेखबर या कह सकते हैं उनको अनसुना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने कार्यों में लगे हुए हैं। लगातार उनके दौरे, लगातार उनकी समीक्षा बैठकें जो हैं वो देखने को मिल रही है। फुल उनका एक्शन देखने को मिल रहा है। कार्रवाइयां भी इन दिनों हमको देखने को मिली हैं। अगर आप देखें तो पिछले दिनों लगातार वो हर विभाग की अलग अलग तरीके से समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, चाहे वो ऊर्जा विभाग हो, चाहे वो इसके अलावा जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों में, अपने हाथों में कमान ले ली है। हालांकि जिस तरह से चर्चाओं के बाजार गर्म है, कोई बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। हालांकि उसके बाद किस तरह से समीकरण बनते हैं उस पर सभी की निगाह। प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।